हाय दोस्तों, आज इस वीडियो का जो प्रश्न है अवतल दर्पण के परावर्तन के किरण आरेख से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि यदि आपतित प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण खाली जगह के बराबर होगा, जिसमें से पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 150 डिग्री और तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 180 डिग्री। जिसका सही आंसर होगा 0 डिग्री। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 0 डिग्री कोण बनेगा। आइए इस प्रश्न के उत्तर के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अवतल दर्पण से परावर्तन से बने प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हम लोग किरण आरेख खींचते हैं। अब यह किरण आरेख खींचने के लिए हम लोग करते क्या है कि वस्तु से कम 2 आपतित किरण दर्पण तक खींचकर और उनकी परावर्तित किरणों के मार्ग को परावर्तन के नियमों का प्रयोग करते हुए हम लोग किरण आरेख खींचते हैं। अब उन 2 परावर्तित किरणों का जो कटान बिंदु होता है वह बिंदु प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अब यह किरण आरेख खींचने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है, जिसमें से पहला शर्त यह होता है कि कोई आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो दूसरा शर्त यह है कि यदि कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। ऐसा इसलिए होता है कि यह जो प्रकाश किरण होती है वो दर्पण के तल पर अभिलंबवत आपतित होती है और इसके लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री हो जाता है। इसलिए यह पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है और यही कारण है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 0 डिग्री का कोण हो जाता है। अब तीसरा शर्त भी जान लेते हैं। तो तीसरा शर्त यह है कि यदि कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हाय दोस्तों, इस वीडियो का जो दूसरा प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS का पहचान कीजिए और नीचे एक रासायनिक समीकरण PQRS के साथ लिख दिया गया है और इस रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक है उसमें P के साथ लिखा गया है PSO4 सॉलिड अवस्था में है और रासायनिक अभिक्रिया का जो उत्पाद है उसमें जो पहला उत्पाद है वो Q के साथ लिखा गया है QFE2O3 और दूसरा उत्पाद है वो R के साथ लिखा गया है RSO2 जो कि गैसियस फेज में है और तीसरा उत्पाद जो लिखा गया है वो S के साथ लिखा गया है SO3, ये भी गैसियस फेज में है। जैसा कि ये रासायनिक समीकरण हम लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। यह रासायनिक समीकरण जो है अपघटन अभिक्रिया का है, इसे ही हम लोग वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फेरस सल्फेट को जैसे ही हम लोग उष्मा देते हैं या गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। या तो हम इसको डायरेक्ट या इस समीकरण को याद रखे होंगे तो इसका आंसर सही कर लेंगे, लेकिन अगर हमको समीकरण याद नहीं है तो इसको हम रासायनिक समीकरण संतुलन विधि से कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलन विधि में हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। तो जैसा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुल द्रव्यमान स्थिर होता है, अर्थात जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का भी होता है, अर्थात द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। तो आइए हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करके इस समीकरण को हल करते हैं। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अगर हम P के जगह पे 2 रख दें तो यह पूरा रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है। कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि आयरन के अभिकारक में 2 अणु हो रहे हैं तो उत्पाद में भी आयरन के 2 अणु मिल जा रहे हैं Fe2। अगर सल्फर के 2 अणु हो रहे हैं तो अभिकारक में तो उत्पाद में भी सल्फर के 2 अणु मिल जा रहे हैं। जबकि ऑक्सीजन के 8 अणु हो जा रहे हैं, 2 से गुणा करने पर 2 चौका 8 हो जा रहे हैं। तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 8 अणु हैं, अर्थात अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर हो जाते हैं। इसलिए यह समीकरण संतुलित हो जाती है। तो इस जो समीकरण का जो PQRS का पहचान करने के लिए दिया गया है तो इसमें P का मान 2 होगा और Q का मान 1 ही रहेगा और R का भी मान 1 रहेगा और S का भी 1 मान रहेगा। तो यह समीकरण संतुलित हो गई और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2 1 1 1। वीडियो का जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार के है
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किए गए कार्य के समीकरण को निरूपित करता है। तो किए गए कार्य का समीकरण होता है बल गुणे विस्थापन। तो इसलिए इस प्रश्न का जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगर बल और विस्थापन के बीच थीटा कोण बनता है और किए गए कार्य को हम लोग W से निरूपित करें तो W इक्वल टू होता है FD cos थीटा, जो थीटा होता है बल और विस्थापन के बीच का कोण। अगर इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।